हेलो स्टूडेंट। आज का हमारा टॉपिक है आपातकालीन उपबंध। राष्ट्रपति की शक्तियां हम लोग पढ़ रहे थे और उन्हीं शक्तियों के अंतर्गत जो राष्ट्रपति की आपातकालीन शक्तियां हैं उनको हम आपातकालीन उपबंध के अंतर्गत पढ़ेंगे। आपातकालीन उपबंध का संविधान में एक स्पेसिफिक चैप्टर दिया गया है, भाग 18, और अनुच्छेद 352 से लेके अनुच्छेद 360 तक इनका वर्णन मिलता है। तो समझते हैं। तो आपातकालीन जो इमरजेंसी प्रोविजंस हैं वो संविधान के भाग 18 में दिए गए हैं। भाग 18 रोमन में लिखा है, और अनुच्छेद अगर पूछा जाए कहाँ से कहाँ तक है तो अनुच्छेद 352 से लेके 360। आप लोग इनके नामों से जरूर परिचित हुए होंगे। ये 3 प्रकार के होते हैं: 352 आर्टिकल, 356 और 360। आप हर में देखेंगे तो 4 का गैप है। अगर इसमें +4 करते जाओ, +4 करते जाओ, तो ये तीनों आपातकालीन उपबंध निकल के आते हैं। 352 में है वो, उसमें वर्णन है राष्ट्रीय आपातकाल, नेशनल इमरजेंसी। 356 में है राष्ट्रपति शासन राज्यों में लगाया जाता है। और 360 में वित्तीय आपातकाल, जो वित्त व्यवस्था देश की खराब होने पे लगता है। अभी तक लगा नहीं है। ऐसी बात चल रही थी कि कोरोना के दौर में सरकार के पास अगर कुछ लगाने को है तो वित्तीय आपातकाल शेष बचा हुआ है। इन तीनों आपातकालों की हम नंबर 1 एक एक करके चर्चा करेंगे। 352 में है राष्ट्रीय आपातकाल, 356 में राष्ट्रपति शासन, 360 में वित्तीय आपातकाल। ठीक है, तो सबसे पहले समझते हैं हम लोग नेशनल इमरजेंसी, राष्ट्रीय आपातकाल। नेशनल इमरजेंसी जो अनुच्छेद 352 में वर्णित है, राष्ट्रीय आपातकाल, यहाँ पे पहले कुछ प्रश्नों पर हम लोग गौर कर लेते हैं। तो कुछ प्रश्नों पर क्या गौर कर लेते हैं कि सबसे पहले ये इमरजेंसी जो प्रोविजंस हैं, वो कहाँ से लिए गए हैं। तो इमरजेंसी प्रोविजंस ज़्यादातर हिस्सा इसका भारत शासन अधिनियम 1935 से लिया गया है, लेकिन इनकी प्रेरणा ली गई है जर्मनी के बीबर सिद्धांत से। फिर एक बात पे और बात करते हैं। भारत का जो संवैधानिक ढांचा है वो एक संघीय ढांचा है। संघीय ढांचा होने का मतलब क्या होता है कि जहां पर संघ सरकार और राज्य सरकार साथ साथ चलती हैं, उनकी शक्तियां संविधान में अलग तरीके से अलग अलग डिफाइन होती हैं। तो जब सामान्य स्थिति चल रही होती है, मतलब देश में कोई इमरजेंसी नहीं है, जब सामान्य स्थिति चल रही होती है तो भारत एक संघीय ढांचे के रूप में काम कर रहा होता है, संघात्मक स्वरूप होता है। मतलब आप लोगों के ऊपर 2 सरकारों का शासन होता है। जैसे कि आप जिस राज्य के हैं उस राज्य के मुख्यमंत्री का, मतलब राज्य सरकार का, और केंद्र सरकार का, मतलब प्रधानमंत्री का। तो जब स्थिति सामान्य है देश में, तब देश का जो ढांचा है वो कैसा है, संघीय ढांचा है। मतलब आपके ऊपर मोदी का भी शासन है और आपके ऊपर योगी का भी शासन है। बेसिकली मैं यूपी स्टेट से हूँ इसलिए बता रहा हूँ, बाकी जो स्टेट से वो समझ ले वैसे। तो लेकिन इमरजेंसी के समय क्या होता है, इमरजेंसी के समय जो ये संघीय ढांचा होता है, ये संघीय ढांचा बदल जाता है एकात्मक ढांचा में। जो संघीय ढांचा होता है वो कैसा बदल जाता है, एकात्मक ढांचा में। एकात्मक ढांचा से मतलब क्या है, एकात्मक ढांचा से मतलब ये है कि सारी शक्तियां राज्य सरकार से छिनकर किस में पहुंच जाती हैं, केंद्र सरकार में पहुंच जाती हैं। तो ये क्वेश्चन कई बार पूछा जाता है कि आपातकाल के दौरान भारतीय संवैधानिक ढांचे का स्वरूप कैसा हो जाता है। तो संघात्मक से कैसा हो जाता है, एकात्मक हो जाता है। संघात्मक मतलब क्या है, जब आपके ऊपर सामान्य स्थिति है, 2 सरकारों का शासन चल रहा है। एकात्मक मतलब क्या है कि राज्य सरकार नहीं है, राज्य सरकार की शक्तियां केंद्र के पास पहुंच गई, मतलब सारा शासन किसके अंडर गवर्न हो रहा है, केंद्र सरकार के ऊपर गवर्न हो रहा है। तो ये बात आप लोग समझ सकते हैं कि आपातकाल के दौरान भारत का संघीय ढांचा किस में बदल जाता है, एकात्मक में बदल जाता है। भारत का संविधान कैसा हो जाता है, उसका स्वरूप कैसा हो जाता है, संघात्मक से एकात्मक हो जाता है। तो ये बात ध्यान रखें। क्वेश्चन पूछा जाता है आपातकाल के समय भारत के संविधान
शासन का स्वरूप कैसा हो जाता है, तो कैसा हो जाता है, संघात्मक से कैसा हो जाएगा, एकात्मक। मतलब सारी शक्तियां किसके अंदर चली जाएंगी, शक्तियां एकात्मक में किसके अंदर रहेंगी, संघ सरकार के अंदर। संघ मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर, संघ सरकार में सभी शक्तियां निहित होंगी, सभी शक्तियां निहित होंगी। ठीक है, अब हम राष्ट्रीय आपातकाल की चर्चा करते हैं। राष्ट्रीय आपातकाल की चर्चा करते हैं, और राष्ट्रीय आपातकाल, इसकी उद्घोषणा राष्ट्रपति करता है, राष्ट्रपति करता है। और ये कहाँ लगाया जा सकता है, तो सबसे पहला क्वेश्चन तो यही बनता है कि ये या तो भारत, संपूर्ण भारत में, या भारत के पर्टिकुलर किसी क्षेत्र में लगाया जा सकता है, संपूर्ण भारत में या भारत के किसी विशेष क्षेत्र में। तो कई बार एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि राष्ट्रीय आपातकाल कहाँ लगेगा, ऑप्शन में दिया जाता है कि भारत में, संपूर्ण भारत में, भारत या उसके किसी क्षेत्र, छोटे क्षेत्र में, या मतलब किसी क्षेत्र में। तो लड़के नाम से गलती करते हैं इसके, बोले राष्ट्रीय आपातकाल है तो पूरे भारत में लगेगा। नहीं, ऐसा नहीं है, या तो पूरे भारत में लगाया जा सकता है या पर्टिकुलर किसी एरिया या किसी क्षेत्र में लगाया जा सकता है। तो सबसे पहले कहाँ लगाया जा सकता है, तो संपूर्ण भारत, संपूर्ण भारत या उसके क्षेत्र विशेष में, क्षेत्र विशेष में। ठीक है, अब हम लोग यहां समझते हैं कि जो राष्ट्रीय आपातकाल लगाया जाएगा, इसके लगाए जाने के कारण क्या होंगे, किन किन कारणों से ये लगाया जा सकता है, कैसे लगाया जाएगा, कब तक लगा रहेगा, क्या अवधि रहेगी, इस दौरान केंद्र और राज्य सरकार की क्या क्या शक्तियां रहेंगी। तो राष्ट्रीय आपातकाल लगाए जाने के 3 कारण होते हैं। इन्हीं 3 कारणों से राष्ट्रीय आपातकाल लगाया जा सकता है। 3 कारण कौन कौन से होंगे, किसी दूसरे देश से हमारा क्या हो जाए, युद्ध हो जाए, बाहरी आक्रमण, हम युद्ध ना करें, दूसरा देश हम पे आक्रमण कर दे, और सशस्त्र विद्रोह। सशस्त्र विद्रोह, सशस्त्र विद्रोह का मतलब क्या है कि जनता खुद हथियार लेके सड़कों पर उतर आए और कहे कि ना आज सरकार रहेगी ना संसद रहेगी, तो ये होता सशस्त्र विद्रोह। पहले ये सशस्त्र विद्रोह नाम का शब्द संविधान में नहीं था, इसकी जगह पे जो शब्द था वो था आंतरिक अशांति, आंतरिक अशांति। तो इंदिरा गांधी ने जो 1975 में इमरजेंसी लगाई थी, 25 जून 1975 में, उसका आधार यही बना था। उन्होंने कहा था, मतलब उसको उन्होंने किस आधार पर लगाया था, तो आंतरिक अशांति के आधार पर लगाई थी। फिर इसके बाद मोरारजी देसाई की सरकार आई 77 में, और उन्होंने 44वां संविधान संशोधन किया। 44वां संविधान संशोधन, 44वां संविधान संशोधन, यानी 2 बार सा लिखता हूं, उसमें मतलब संविधान संशोधन, 44वां संविधान संशोधन 1978, ये किया किसकी सरकार ने, मोरारजी देसाई की सरकार ने किया। और इस आंतरिक अशांति शब्द को हटाकर इसकी जगह किस शब्द को डाला गया संविधान में, सशस्त्र विद्रोह को डाला गया। एक चीज और डाली गई जो पहले नहीं थी संविधान में, क्या कि नेशनल इमरजेंसी लगाने के लिए, राष्ट्रीय आपातकाल लगाने के लिए मंत्रिमंडल की लिखित सिफारिश चाहिए होती थी। पहले ये वर्ड नहीं था कि मंत्रिमंडल की लिखित सिफारिश चाहिए होती। देखिए, मैं बड़े गौर से बता देता हूं ये बात कि संविधान में मंत्रिमंडल शब्द का प्रयोग यही किया गया है, बाकी जगह आपको सब जगह मंत्रिपरिषद मिलेगी। मंत्रिपरिषद और मंत्रिमंडल क्या होता है हम लोग बाद में समझेंगे, लेकिन मोटे तौर पे आप लोग ये जानिए, जो कैबिनेट रैंक के मंत्री होते हैं केंद्र सरकार में, उन सबका समूह क्या कहलाता है, मंत्रिमंडल कहलाता है। तो 44वें संविधान संशोधन से एक चीज और जोड़ी गई कि राष्ट्रपति जब राष्ट्रीय आपातकाल लगाएगा तो वो केवल मंत्रिपरिषद की उसे सिफारिश नहीं चाहिए, बल्कि मंत्रिमंडल की लिखित सिफारिश चाहिए, उसके पास लिखित सिफारिश होनी चाहिए। तो और क्या जोड़ा, पूछा जाता है क्वेश्चन कि क्या जोड़ा गया, तो इस 44वें संविधान संशोधन से एक बात और जोड़ी गई कि मंत्रिमंडल की लिखित, कैबिनेट की लिखित सिफारिश के आधार पर। तो 2 चीजें निकल के आई 44वें संविधान संशोधन से, जो तो एक तो
आंतरिक अशांति शब्द को हटा दिया गया, उसकी जगह सशस्त्र विद्रोह किया गया। और दूसरा, मंत्रिमंडल की लिखित सिफारिश के आधार पर नेशनल इमरजेंसी लगाई जा सकती। अब देखते हैं, जब राष्ट्रपति नेशनल इमरजेंसी लगाता है, राष्ट्रपति राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा करता है, तो क्या की स्थिति होती है। तो अब राष्ट्रपति द्वारा राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा, अब जो इसने घोषणा की उसको क्या होता है कि एक महीने के अंदर संसद के दोनों सदनों से पारित कराना पड़ता है, पारित कराना होता है। और दोनों सदनों से पारित कैसे होगी, ये विशेष बहुमत से होगी। कैसे? विशेष बहुमत। विशेष बहुमत क्या होता है? विशेष बहुमत सदन के कुल सदस्यों का बहुमत प्लस उपस्थित एवं मतदान करने वाले सदस्यों का 2/3 बहुमत, ये चाहिए होता है। तो ये आप ध्यान रखना कि जो राष्ट्रपति आपातकाल की घोषणा कर देगा, इसके बाद उसे एक महीने के अंदर संसद के दोनों सदनों मतलब लोकसभा और राज्यसभा से उस प्रस्ताव को पारित कराना पड़ेगा। और वो प्रस्ताव दोनों सदनों से कैसे पारित होगा? वो होगा विशेष बहुमत से पारित होगा, विशेष बहुमत से पारित होगा। और विशेष बहुमत से पारित होने के बाद इमरजेंसी एक बार में 6 महीने चलेगी, 6 महीने, एक बार में 6 महीने चलेगी। अगर इमरजेंसी को आपको आगे बढ़ाना है तो फिर से ये प्रस्ताव 6-6 महीने पारित करके आप आगे बढ़ाया जा सकता है। तो पहला पॉइंट याद रखेंगे, एक बार में इमरजेंसी कितने महीने तक के लिए लगाई जा सकती है, कितने समय तक की लगाई जा सकती? 6 महीने। लेकिन अधिकतम कितने समय तक लगाई जा सकती? तो 6-6 महीने करके आप बढ़ाते हो, अधिकतम इसकी कोई लिमिट नहीं है। मतलब ये नहीं कि अधिकतम 4 साल, अधिकतम 5 साल, अधिकतम 3-4 साल। तो 6-6 महीने करके अगर संसद इस प्रस्ताव को बार बार पारित करती रहती तो इमरजेंसी बढ़ती रहेगी। अब देखते हैं कि इमरजेंसी के दौरान लोकसभा और राज्यों की विधानसभा पर क्या प्रभाव पड़ेंगे। जब इमरजेंसी चल रही है तो लोकसभा के चुनाव होना तो संभव नहीं है, ना कि राज्यों की विधानसभा के चुनाव होने संभव है। तो जब इमरजेंसी घोषणा हुई है तो इस समय संसद प्रस्ताव पारित करके लोकसभा और राज्यों की विधानसभा, जो लोकसभा और राज्यों की विधानसभा का सामान्यतः कार्यकाल कितना होता है? 5 वर्ष होता है ना। लेकिन इमरजेंसी के दौरान संसद प्रस्ताव पारित कर 1 वर्ष के लिए एक बार में बढ़ा सकती है। तो इस लाइन का मतलब समझो। जैसे मान चलो कि लोकसभा का कार्यकाल 5 साल होता है और किसी सरकार ने अपने 5वें साल ही क्या की? इमरजेंसी घोषणा की। तो जब इमरजेंसी घोषणा कर दी है उसने, तो ऐसे समय में चुनाव तो संभव है नहीं। तो इमरजेंसी के दौरान संसद प्रस्ताव पारित करके लोकसभा का या राज्यों की विधानसभा का कार्यकाल एक बार में 1 साल के लिए बढ़ा सकती है। तो ऐसे जब इमरजेंसी बढ़ेगी तो फिर एक साल ऐसे करके कितने भी बार बढ़ाया जा सकता है। लेकिन जैसे ही इमरजेंसी हट जाएगी तो फिर 6 महीने के अंदर क्या होंगे? 6 महीने के अंदर चुनाव कराने पड़ेंगे। मतलब फिर लोकसभा कार्यकाल 6 महीने से ज्यादा नहीं चलेगा। तो इमरजेंसी समाप्त होने के बाद 6 माह तक ही वो बढ़ी हुई लोकसभा का कार्यकाल या बढ़ी हुई राज्यों की विधानसभा का कार्यकाल आगे चल सकता है। ठीक है। और इमरजेंसी जब किसी राष्ट्रपति ने घोषणा कर दी तो उसे वापस कैसे लिया जा सकता है? तो राष्ट्रपति कभी भी उसे वापस कर सकता है, रिवोक कर सकता है। उसके लिए संसद से प्रस्ताव पारित कराने की जरूरत नहीं है। तो राष्ट्रपति जो नेशनल इमरजेंसी का कभी भी एक सामान्य प्रस्ताव द्वारा, सामान्य आदेश द्वारा उसको खत्म कर सकता है, वापस ले सकता है। उसका
मतलब संसद से अनुमोदन की आवश्यकता नहीं है। तो ये बात याद रहेगी। नेशनल इमरजेंसी अधिकतम कितने समय तक लगाई जा सकती है? तो अधिकतम कितने भी समय तक लगाई जा सकती है, एक बार में केवल 6 महीने तक लगाई जा सकती है। उद्घोषणा के बाद 1 महीने के अंदर अंदर क्या कराना, उसका दोनों सदनों से अनुमोदन कराना। नहीं अगर अनुमोदन करा पाती है तो वो खुद स्वतः ही समाप्त हो जाएगी। अगर सरकार ने मंच लो इमरजेंसी घोषणा कर दी और उसका अनुमोदन नहीं करा पाई संसद से 1 महीने के अंदर, तो वो स्वतः ही उसकी क्या हो जाएगी, निरस्त हो जाएगी, इमरजेंसी हटी हुई मान ली जाएगी। ये बात आपको समझ में आई। भारत में अभी तक ऐसा 3 बार मौका आया जब राष्ट्रीय आपातकाल लगाया गया। 1962 से लेके 1968 तक, जब हम लोग नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर एजेंसी नेफा चीन से युद्ध कर रहे थे तब लगाई गई। फिर 1971 से लेके 1977 तक पाकिस्तान के युद्ध के दौरान, और जो 1975 में इमरजेंसी लगाई गई उस दौरान एक इमरजेंसी पहले ही से चल रही थी। तो 3 बार ऐसा मौका आया। तो आप लोग लिख सकते हैं। तो ऐसे इमरजेंसी अभी तक कितनी बार लगाई गई? तो एक तो 1962 से चली 68 तक, एक 1971 से चली 77 तक, ये चीन से युद्ध के समय, चीन से युद्ध के दौरान, ये पाकिस्तान से युद्ध के दौरान, पाकिस्तान से युद्ध के दौरान, और जो आंतरिक अशांति के आधार पर इंदिरा गांधी लगाई थी वो 1975 से 1977 तक चली। तो ये 3 ही दौर ऐसे आए जब 3 बार क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि कितनी बार भारत में राष्ट्रीय आपातकाल लगा है, तो 3 बार राष्ट्रीय आपातकाल लगा हुआ। अब हम देखते हैं राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान भारत के मौलिक अधिकारों पर और राज्यों की विधानसभा के अधिकारों पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो जो नेशनल इमरजेंसी प्रोविजंस हैं उनका अनुच्छेद 358, अनुच्छेद 358 ये बात करता है कि नेशनल इमरजेंसी की घोषणा के साथ ही आपका जो फंडामेंटल राइट 19 में दिए गए हैं, अनुच्छेद 19 स्वतः समाप्त हो जाता है, स्वतः समाप्त हो जाता है। देखो जब फंडामेंटल राइट आप पढ़ेंगे तो 19 में बहुत सारे मौलिक अधिकार दिए गए हैं। वो विचार एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, कहीं भारत में घूमने फिरने बसने की स्वतंत्रता, संघ बनाने की स्वतंत्रता, कोई भी व्यापार आजीविका वृत्ति अपनाने की स्वतंत्रता, शांतिपूर्ण सभा करने की स्वतंत्रता। तो ये जो जितने भी प्रकार के फंडामेंटल राइट्स 19 में दिए गए हैं, ये नेशनल इमरजेंसी के दौरान स्वतः ही समाप्त हो जाते हैं। मतलब अनुच्छेद 19 स्वतः ही समाप्त हो जाएगा। ये वाली बात कहता है आर्टिकल 358। फिर आर्टिकल 359 ये कहता है कि बाकी जो सारे फंडामेंटल राइट्स हैं जो भाग 3 में दिए गए, राष्ट्रपति पर्टिकुलर किसी राइट को अगर उसे निरस्त करना है, किसी राइट को उसे समाप्त करना है उस इमरजेंसी के दौरान, तो वो उसकी उद्घोषणा कर सकता है। उसकी उद्घोषणा करने के लिए वो कह सकता है, लेकिन 20 और 21 को छोड़ के, 20 और 21 को छोड़कर राष्ट्रपति अन्य मौलिक अधिकारों को आपातकाल के दौरान छीन सकता है। इससे बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन बनता है, एक क्वेश्चन ये बनता है कि इमरजेंसी के दौरान कौन सा मौलिक अधिकार स्वतः समाप्त हो जाता है, तो वो तो मैं बता ही चुका हूं, 19 स्वतः समाप्त हो जाता है। दूसरा क्वेश्चन ये बनता है कि कौन सा मौलिक अधिकार इमरजेंसी के दौरान भी खत्म नहीं होते, तो अनुच्छेद 20 और 21 में दिए गए मौलिक अधिकार, आर्टिकल 20 और 21 प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता और 20 में अपराध से संबंधित है, तो ये कभी भी समाप्त नहीं होते। मतलब ये वो मौलिक अधिकार हैं आर्टिकल 20 और 21 में जिन्हें इमरजेंसी के दौरान भी नहीं छीना जा सकता। अब केंद्र और राज्य स्टेट पे क्या, सेंट्रल स्टेट रिलेशनशिप पे क्या फर्क पड़ता है वो देखते हैं। तो इमरजेंसी के दौरान जो स्टेट्स के पावर्स होते हैं वो सारे वेस्टेड हो जाते हैं, किसमें, सेंट्रल में। सो सेंट्रल गवर्नमेंट उनका पूरा उससे मतलब राज्यों के विषय पे कानून बना सकती है, क्योंकि विधानसभा उस समय नहीं चलेंगी, राज्यों के विषय पे कानून बना सकती है।
राज्य सरकारों का या राज्यों का बजट कौन पेश करेगी? केंद्र सरकार पेश कर सकती है, और भी बहुत सारे रिस्ट्रिक्शन लगा सकती है। मोटा ये होता है कि राज्यों के पास राज्यों के जो विधेयक होंगे उन पर कौन एक्शन ले सकता है, उन पर राष्ट्रपति एक्शन ले सकता है। तो ये सारे प्रोविजंस हैं जो मतलब प्रभाव डालते हैं इमरजेंसी के दौरान। तो यहाँ ये वाला बात याद रखनी कि 19 स्वतः सस्पेंड हो जाएगा, 20-21 कभी भी सस्पेंड नहीं हो सकता, और किसी अन्य फंडामेंटल राइट को सस्पेंड करना है तो राष्ट्रपति को 359 में उसकी घोषणा करनी पड़ेगी। तो ये था हमारी नेशनल इमरजेंसी। अब हम लोग अगला पढ़ते हैं 356 राष्ट्रपति शासन। एक बात और बताना चाहूंगा, अगर बहुत कठिन क्वेश्चन उसने ये पूछा तो जो सशस्त्र विद्रोह के आधार पर जो नेशनल इमरजेंसी लगाई जाती है उसे आंतरिक आपातकाल कहते हैं। जो युद्ध एवं बाहरी आक्रमण से इमरजेंसी लगाई जा सकती है उसे बाहरी आपातकाल कहते हैं। और जो सशस्त्र विद्रोह से इमरजेंसी लगाई जाएगी उसमें आर्टिकल 19 सस्पेंड नहीं होगा, उसमें आर्टिकल 19 सस्पेंड नहीं होता है। ठीक है, देखते हैं बाकी। राष्ट्रपति शासन, प्रेसिडेंट रूल। राष्ट्रपति शासन ये राज्यों में लगाया जा सकता है, और राज्यों में लगाए जाने का आधार क्या होता है इसको समझते हैं। तो राज्य सरकार की संवैधानिक तंत्र की विफलता, फेल्योर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल स्ट्रक्चर। आप लोगों ने कई बार देखा होगा कि जो राज्य सरकारें होती है उसमें विपक्ष कहता फिरता है, राष्ट्रपति को ज्ञापन देता फिरता है कि राज्य में लॉ एंड ऑर्डर की व्यवस्था काफ़ी खराब हो गई है, यहाँ पर राष्ट्रपति शासन लगाना जाना चाहिए। तो लेकिन वो कब लगाया जाएगा? राज्य की संवैधानिक तंत्र की विफलता। और राज्य की संवैधानिक तंत्र की विफलता ये जो बताया गया है ये 365 आर्टिकल 365 में बताया गया है कि केंद्र का यह कर्तव्य होगा कि राज्यों के संवैधानिक तंत्र की विफलता के आधार पर एक्शन ले। तो 365 में ये बताया गया है। राष्ट्रपति शासन का वर्णन किसमें? 356 में। तो राष्ट्रपति शासन अब कैसे लगता है? तो या तो राष्ट्रपति को स्वतः लगे, राष्ट्रपति को ये लगे, स्वतः सेल्फ लगे उसे कि राज्य में क्या हो गया, फेल्योर ऑफ मशीनरी हो गई है, किसकी? कॉन्स्टिट्यूशन मशीनरी का फेल्योर हो गया है। या फिर राज्यपाल क्या करे, राज्यपाल सिफारिश भेजे कि यहाँ पे क्या है, संवैधानिक तंत्र की विफलता हो गई इस राज्य में। तो राज्यपाल की सिफारिश यहाँ राष्ट्रपति मानने के लिए बाध्य नहीं है कि वो उसके आधार पर राष्ट्रपति शासन लगाएगा, उसमें सिफारिश आ गई। और दूसरी चीज, इस बात के लिए भी वो नहीं बैठा रहेगा कि अभी तो राज्यपाल की सिफारिश नहीं आई, वो स्वतः ही राष्ट्रपति शासन लगा सकता है। तो राज्यपाल की सिफारिश आ जाए तो ठीक है, लेकिन उसे मानने के लिए भी बाध्य नहीं है, और वो इसके लिए बैठा भी नहीं रहेगा कि राज्यपाल की सिफारिश आएगी। तो राष्ट्रपति शासन लगाने के लिए राष्ट्रपति स्वतः संज्ञान आ जाए, स्वतः संज्ञान में ले ले कि उस राज्य में, पर्टिकुलर राज्य में क्या हो गई, संवैधानिक तंत्र की विफलता हो गई है। दूसरा, यार राज्यपाल की तरफ से सिफारिश आ जाए, तो इस आधार पर वो क्या कर सकता है, राष्ट्रपति शासन की उद्घोषणा कर सकता है। अब राष्ट्रपति उद्घोषणा करेगा तो मतलब उसे सिफारिश तो किसकी चाहिए? मंत्रिपरिषद की सिफारिश चाहिए, केंद्र सरकार की सिफारिश चाहिए, तो उसकी सिफारिश मिलती है। और जब एक बार राष्ट्रपति शासन की उद्घोषणा कर देता है तो संसद के दोनों सदनों से उस प्रस्ताव को 2 महीने के अंदर क्या होना होता है, पारित होना होता है। उस प्रस्ताव को 2 महीने के अंदर पारित होना पड़ता है। देखिए, नेशनल इमरजेंसी में हमने बताया था कि वो प्रस्ताव कितने महीने में पारित होना चाहिए? 1 महीने में। तो ये प्रस्ताव है जो राष्ट्रपति शासन का, ये संसद से 2 माह में पारित हो। और एक बार जब पारित हो गया तो कितना चलेगा? एक बार में 6 महीने चलेगा, एक बार में 6 महीने चलेगा। लेकिन अब यहाँ क्वेश्चन उठता है कि अधिकतम किसी राज्य में कितने समय तक राष्ट्रपति शासन लगाया जा सकता है? तो अधिकतम ऐसे 6 महीने करके, जो मैक्सिमम लिमिट है वो 3 वर्ष है। तो मैक्सिमम 3 साल से ज्यादा किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन नहीं लगाया जा सकता। एक बार में 6 महीने लगाया जाएगा, 6 महीने करके बढ़ाया जाएगा। लगता कैसे? वो फेल्योर से लगता है, जब कॉन्स्टिट्यूशन मशीनरी फेल्योर हो जाती, संवैधानिक तंत्र की विफलता हो जाती। तो ये सब है। इसमें बड़े वैसे क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं कि
पहली बार किस राज्य में राष्ट्रपति शासन लगा, तो पंजाब ऐसा राज्य था जिसमें पहली बार राष्ट्रपति शासन लगा। तो पंजाब ऐसा पहला राज्य बना था जिसमें पहली बार राष्ट्रपति शासन लगाया गया। सबसे ज्यादा बार किस राज्य में राष्ट्रपति शासन लगा है, तो उत्तर प्रदेश में लगा है। यूपी 10 बार राष्ट्रपति शासन झेल चुका है। कई लोग कहते हैं, बच्चे कहते हैं जम्मू कश्मीर में सबसे ज्यादा बार राष्ट्रपति शासन लगा है। जम्मू कश्मीर का पहले जो स्ट्रक्चर था, आप लोगों को खूब पता होना चाहिए कि जम्मू कश्मीर में पहले डायरेक्ट राष्ट्रपति शासन नहीं लगता था, पहले वहां राज्यपाल शासन लगता था, तो वहां नहीं लगा है। यूपी ऐसा राज्य जहां ज्यादा बार राष्ट्रपति शासन की उद्घोषणा हुई है। पहला राज्य हमारा पंजाब बना था। तो इसमें ज्यादा कुछ है नहीं, समझने के लिए बस संवैधानिक तंत्र की विफलता देख लेना, नहीं तो वो क्वेश्चन गलत कराता है, ऑप्शन में कुछ उल्टे सीधे देता है, तो वो देख लेना। अच्छा, इधर ये ध्यान रखने वाली बात है कि इस दौरान जो राज्यों की विधानसभा होती है वो भंग नहीं होती है। लड़के कहते हैं राज्यों की विधानसभा भंग नहीं होती है, वो क्या होती है, सस्पेंड होती है, बस भंग नहीं होती है। तो ये ध्यान रखना। और अगर 2 महीने के अंदर संसद ये प्रस्ताव पारित न करा पाए तो जो विधानसभा होगी वो पुनः क्या हो जाएगी, पुनः वर्क करने लगेगी, या सरकार जो होगी पुनः वर्क करने लगेगी। तो 2 महीने के अंदर से पारित कराया जाता है। ठीक है, तो अगला जो आपका है आपातकाल उपबंध, वो है आर्टिकल 360 वित्तीय आपातकाल। वित्तीय आपातकाल के बारे में बड़ा ही कम क्वेश्चन बनते हैं। सबसे पहले तो इसका आर्टिकल ही पूछ लेते हैं। तो फाइनेंशियल इमरजेंसी, वित्तीय आपातकाल, वित्तीय आपातकाल होता है। इसको लगाया कैसे जाता है, तो जब वित्तीय तंत्र की विफलता हो जाए, सरकार पे कोई बहुत बड़ा आर्थिक संकट आ जाए, वित्तीय तंत्र की विफलता जो अभी तक हुई नहीं है। कोरोना काल में ऐसी बातें चल रही थी कि वो इमरजेंसी वित्तीय जो है फाइनेंशियल इमरजेंसी वो लगाई जा सकती, लेकिन हुई नहीं। और इसको भी राष्ट्रपति क्या करता है, राष्ट्रपति इसकी जब भी उद्घोषणा करेगा तो संसद के दोनों सदनों से ये पारित होगा 2 महीने के अंदर अंदर, और फिर ये कंटिन्यू चलेगा। कंटिन्यू मतलब जब तक इसे वापस नहीं लिया जाता। तो वापस नहीं लिया जाता मतलब देखो, नेशनल इमरजेंसी बताया था एक बार में 6 महीने, राष्ट्रपति शासन में एक बार में 6 महीने, लेकिन वित्तीय आपातकाल जो राष्ट्रपति ने घोषणा कर दी तो संसद उसे 2 महीने में पारित तो करेगी। संसद प्रस्ताव 2 महीने में पारित, 2 महीने में क्या करेगी, पारित करेगी। लेकिन फिर कब तक चलेगा वित्तीय आपातकाल, तो इसकी कोई लिमिट नहीं है, तो असीमित है, जब तक कि राष्ट्रपति खुद वापस ना ले ले। तो ऐसे नहीं करेंगे एक बार में वित्तीय आपातकाल 6 महीने लगाया जाएगा 1 साल के लिए, तो असीमित रहता है। वित्तीय आपातकाल अभी तक भारत में नहीं लगा है। लगने पर प्रभाव क्या होता है, वित्तीय आपातकाल क्या क्या प्रभाव पड़ता है, तो राज्य सरकार कई सारे खर्चे रोक सकती है, जो उसके कर्मचारी हैं उनका वेतन रोक सकती है, पेंशनधारियों को वेतन रोक सकती है। यहाँ पे क्वेश्चन ये भी है, ये क्वेश्चन पूछा जाता है, क्या जो न्यायाधीश है उनके वेतन में भी कटौती की जा सकती है, जो सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के न्यायाधीश है। तो हाँ, न्यायाधीशों के वेतन में भी कटौती हो सकती है, न्यायाधीशों के वेतन में भी कटौती हो सकती है। तो ये था आपका इमरजेंसी प्रोविजंस जो संविधान के भाग 18 में अनुच्छेद 352 में से लेकर 356 में दिए गए हैं। नेशनल इमरजेंसी हमने आपको बताया था पर्टिकुलर पूरे भारत में या पर्टिकुलर किसी क्षेत्र में लग सकती है। राष्ट्रीय आपातकाल राज्यों में लगेगा, और वित्तीय आपातकाल तो पूरे देश में ही लगेगा। तो थैंक यू। आगे